हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप अपने आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो देखो, यहाँ पे हम पॉइंटर सीरीज भी चला रहे हैं। जल्द ही आएगा अगला लेक्चर हमारा पॉइंटर सीरीज के ऊपर। और हम आप लोग कह रहे हैं कि सर मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू का सीरीज रहिए। अरे भैया, ये जो एमसीक्यू डोज करके चला रहे हैं, ये चौथा लेक्चर है। यही देखो, हम एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं चीजों को। यही आपके लिए काफी रहेगा। और अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हो ज्यादा से ज्यादा, तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। नोट्स कंटेंट चाहिए, मॉक टेस्ट चाहिए, या आपको चाहिए कोर्स आने वाले एग्जाम बॉटनी के लिए, तो आप यहाँ पे नंबर होगा, इस पे कांटेक्ट करके आप मॉक टेस्ट के लिए। मॉक टेस्ट का प्राइस 600 है। बहुत लोग ज्वाइन कर रहे हैं मॉक टेस्ट। आप मॉक टेस्ट में आ सकते हो, सीईटी पीजी वालों के लिए काफी हेल्प होगा। कोर्स में आना चाहते हो बीपीएससी ये सब एग्जाम के लिए, तब भी आ सकते हो। चलो, हम अब ज्वाइन हो गए हो, शुरू करें डिस्कशन करना। बिल्कुल शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन फास्फेट। तो आप डीएनए के बारे में पढ़े होंगे। तो डीएनए में जो होता है, डीएनए इज द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। तो न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होता है? शुगर होता है, नाइट्रोजनस बेस होता है, फास्फेट होता है न्यूक्लियोटाइड में। लेकिन न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है? न्यूक्लियोसाइड में बस शुगर और नाइट्रोजनस बेस होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? न्यूक्लियोसाइड होगा। तो ये बात आप ध्यान रखना। डीएनए और आरएनए में आप डिफरेंस जानते हो? डीएनए में पाया जाता है डीऑक्सीराइबोस शुगर। आरएनए में पाया जाता है ऑक्सीराइबोस शुगर। C2 पोजीशन पे OH नहीं होता। और क्या होता है? डीएनए में पाया जाता है थाइमिन। आरएनए में क्या पाया जाता है थाइमिन की जगह? यूरेसिल। अगला क्वेश्चन है, देखो, एक्वापोरिन के बारे में पूछ रहा है। एक्वापोरिन एक्चुअली में क्या होते हैं ना, आपके सेल मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ स्पेसिफिक चैनल होते हैं जो वाटर के इन और आउट को कंट्रोल करते हैं। इसका डिस्कवरी किसने किया था पता है? पीटर अग्री ने किया था, पीटर एग्रे ने। कब किया था पता है? 1952 में, 52 में। तो चलो देखो, एक्वापोरिन इज अ वाटर चैनल इन मेम्ब्रेन, अभी हमने ये बात बताया। और जो एक्वापोरिन होते हैं, ये अब चैनल है भैया, तो प्रोटीन मालिक्यूल का मिलकर बना होता है। और ये टेट्रामर होते हैं, ये भी सही है। एक्वापोरिन जो होते हैं, ये परमिट करते हैं, जो चार्ज पार्टिकल होते हैं इसके थ्रू होके जा सकते हैं, ये भी सही है। एक्वापोरिन ओनली फाउंड इन हायर प्लांट, जरूरी नहीं कि ये सिर्फ हायर प्लांट में ही पाया जाए, ये लोअर प्लांट एल्गी ये सब में, मतलब लोअर प्लांट में भी मिल सकते हैं। मतलब देखो ना, कहीं क्वेश्चन में अगर एब्सोल्यूट स्टेटमेंट की मतलब ओनली दे दे, ठीक है, ओनली ओनली दे दे, तो वो हमेशा सही नहीं होता, ये बात ध्यान रखना। तो ये गलत है, यानी कि आंसर आएगा आपका ABC। रेड चूज कर लेता हूं, आपको सही दिखेगा ना। क्वेश्चन पूछूं? रेड, ये बताओ, रेड कलर हमारी आंखों को जल्दी क्यों दिखता है? जो रेलवे पटरियों पे जो रेड कलर होता है, और सूरज जब उगता है और डूबता है, तो रेड कलर का क्यों होता है पता है? बताओ बताओ, कमेंट सेक्शन में, फिजिक्स से है। अब अगला क्वेश्चन है कि ब्लू चीज जो होता है वो कौन से ऐसे फंजाई है जिसकी वजह से पाया जाता है, मतलब बनाया जाता है ब्लू चीज। तो ब्लू चीज बनाया जाता है पेनिसिलियम रॉक फोर्टी से। स्विस चीज पता है किससे बनता है? पेनिसिलियम काम्बर्टी से। तो ये देखो, आपका अप्लाइड बायोलॉजी का क्वेश्चन है। और ये सिर्फ बॉटनी में ही नहीं पूछने का, जैसे जूलॉजी में भी, इन्वायरमेंटल साइंस, बायोटेक्नोलॉजी में भी आएगा। तो ये सब चीजें आपको याद रहे। द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय एलोस्टेरिक एंजाइम इज रेगुलेटेड बाय। तो एलोस्टेरिक एंजाइम पता है क्या होता है? जैसे मान लो एक कोई सबस्ट्रेट है, ये चेंज हो रहा है प्रोडक्ट बी में, और इसके ऊपर कोई एक्स एंजाइम काम कर रहा है। तो कभी कभी क्या होता है कि ए से जो है बी प्रोडक्ट लगातार बन रहा है, लेकिन बी से सी का जो कन्वर्जन है वो स्लो डाउन हो गया है। तो बी क्या हो रहा है? एक्यूमुलेट हो रहा है। तो बी क्या करेगा? जाके ना एक्स से बाइंड हो जाएगा एलोस्टेरिक साइड से, और कहेगा ए एक्स भैया, थोड़ा ना ए को थोड़ा कम चेंज करो, रुक जाओ, हमको ना बी बहुत ज्यादा बन गया है, हमको सी में कन्वर्ट कर लेने दो। तो ये होता है फीडबैक इनहिबिशन। कंपिटेटिव इनहिबिशन जानते ही हो आप, मेलोनेट का कॉन्सेप्ट सुने हो, क्रेब साइकिल वाला। जहां पे कंपिटेटिव में क्या होता है कि जो इनहिबिटर होता है वो सबस्ट्रेट की तरह ही दिखने लगता है, वो जाके एंजाइम के एक्टिव साइट से बाइंड कर जाता है और रेट ऑफ रिएक्शन को स्लो डाउन कर देता है। सल्फर ड्रग ऑफ बैक्टीरिया भी कंपिटेटिव का ही। नॉन कम्पिटिटिव जानते ही हो, जो एंजाइम के 3D स्ट्रक्चर को ही खत्म कर देता है, मतलब मार देता है, जैसे साइनाइड ये सब हो गए। समझ गए ना? अगला क्वेश्चन है कि फंजाई के कुछ ग्रुप दिए गए हैं आपको, ठीक है। तो ये फंजाई के जो ग्रुप दिए गए हैं, पूछ रहा है कि कहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट होता है ना। लैक मतलब होता है अब्सेंट होना। मतलब डस्टबिन ऑफ द फंगल किंगडम, ये भी पता है आपको? बिल्कुल सही बात। देखो, कोई कमेंट भी कर रहा है, ड्यूट्रोमाइकोटिना।
तो ड्यूटेरोमाइकोटिना के मेंबर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट होता है। जैसे आप कभी कभी जैसे एस्कोमाइकोटिना के ऐसे बहुत सारे मेंबर हैं जो कभी कभी ड्यूटेरोमाइकोटिना जैसे एस्परजिलस हो गया ये सब ना, अगर उनके देखो अलग अलग होते हैं क्या बोलते हैं स्टेज, परफेक्ट स्टेज इम्परफेक्ट स्टेज होता है। तो जो परफेक्ट स्टेज होता है उसमें रिप्रोडक्शन पाया जाता है तो उसको एस्कोमाइकोटिना में रखा जाता है ना। एक और बहुत अच्छी चीज जान लो कि बेसिडियोमाइकोटिना में जो होता है हम कहते हैं असेक्सुअल स्पोर अब्सेंट होता है, या ऐसे कहें तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट होता है। oomaइसिटीज के मेंबर जैसे राइजोपस हो गए, म्यूकर हो गई, वो सब आते हैं, इसको एल्गल फंजाई हम बोलते हैं, एल्गल फंजाई। ठीक है भाई। तो ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट मैं बताता हूँ ये सब चीजें आप याद कर लिया करो जो बहुत ही हेल्पफुल है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। रिजरक्शन प्लांट कौन सा स्पीसीज है? तो रिजरक्शन प्लांट देखो हम सिलेजिनेला पीलीफेरा हो गया, पीलीफेरा या लेपिडोफाइला करके हो गया, तो इनको हम बोलते हैं। आप देखते होगे ना जैसे बहुत लोग सिलेजिनेला का जो होता है सूख जाता है एकदम, जब उसे आप पानी में रखोगे ना तो पानी में रखने से फिर से हरा भरा हो जाता है, तो वो होता है रिजरक्शन प्लांट। इसको जैसे सिलेजिनेला ब्रायोप्टेरिस को हम संजीवनी बूटी बोलते हैं। कौन सा? सिलेजिनेला ब्रायोप्टेरिस। ठीक। इसको हंस परी या हम संजीवनी बूटी बोलते हैं जिसका हमारे रामायण में जिक्र है। ठीक। अगर ये असनिया पता है क्या? असनिया इज ए लाइकेन, सार्गासम इज ए ब्राउन एल्गी, साइकस को तो पता ही है आपको। अगला क्वेश्चन है कि इनुलिन एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसेकेराइड है, जिसमें किसका रिपीटिंग यूनिट होता है? तो इनुलिन इज ए पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज, बीटा डी फ्रक्टोज या अल्फा डी फ्रक्टोज, ये बताओ। इनुलिन जो होता है अल्फा फ्रक्टोज का पॉलीमर होता है या बीटा फ्रक्टोज का? कमेंट सेक्शन में बताओ। और ये डहेलिया में पाया जाता है, डहेलिया के रूट में। अगला, और इसका यूज कहाँ करते हैं पता है? जीएफआर को मेजर करने के लिए। जीएफआर का मतलब नहीं जानते हो? आपका जो किडनी होता है वो कितना, मतलब कितने टाइम में कितने यूरिन को फिल्टर कर रही है, कितना तेजी से काम करे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को मेजर करते हैं। क्योंकि इनुलिन को हमारा बॉडी डाइजेस्ट नहीं करता, हम जितना इनटेक करते हैं उतना ही हमारे यूरिन के थ्रू आउट हो जाता है ना। अगला क्वेश्चन है कि भैया कुछ फंजाई का कॉमन नेम दिया गया है, आपको बताना है कि जैसे कॉमन मशरूम हो गया, आप जानते हैं एगेरिकस बायोस्पेरस, ये सब पफबाल हो गए, टफल्स हो गए, ये सब कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो जो मशरूम होते हैं आपके, ये बेसिडियोमाइकोटिना से बिलोंग करते हैं। ठीक। आता हूँ जस्ट में। चलो आपका अगला क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे कुछ दिया गया है थैलस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन एल्गी, जिसको आपको अरेंज करना है कि सबसे पहले कौन सा थैलस था एल्गी का, और मोस्ट एडवांस और मोस्ट प्रिमिटिव कौन है। तो मोस्ट प्रिमिटिव देख रहे हैं जैसे यूनिसेलुलर फॉर्म ऑफ द एल्गी, जैसे कि क्लोरेला हो गया, ये सब हो गए। तो क्लोरेला के बाद कौन आया फिर? जैसे वाल्वाक्स कॉलोनियल वाला आया, फिर फिलामेंटस आया, फिर हेटेरोटाइकस। आप थोड़ा कमेंट सेक्शन में हमको ये बताना कि क्या आप जानते हो कोई हेटेरोटाइकस एल्गी का नाम? जानते हो? दो का नाम बताओ। अरे हाँ, फ्रिशेल्ला और कोलियोचीट। ठीक। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आपको एल्गी का ग्रुप पहचानना है जहां पे प्री डोमिनेटिंग जो फंगल पिगमेंट नहीं, एल्गल पिगमेंट जो है फ्यूकोजैंथीन है। तो आप फ्यूकोजैंथीन और रिजर्व फूड मटेरियल की तरह लैमिनेरिन करके है, तो फ्यूकोजैंथीन कहाँ पे मिलता है? ब्राउन एल्गी में, फियोफाइसी में। ये बताओ, एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, फियोफाइसी में जो आपका फ्लैजला होता है उसका इंसर्शन कैसे होता है? एपिकल होता है, सब एपिकल होता है, या लेटरल होता है? पता है आपको? बिल्कुल सही बात है, लेटरल होता है आपके ब्राउन एल्गी में फ्लैजला। अब आपसे पूछा है कि मेंडेलियन कैरेक्टर का जो सेग्रीगेशन कब होता है, मतलब द मेंडेलियन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज ड्यू टू अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग। तो कि कब होता है, मतलब क्वेश्चन वही है कि मेंडेलियन कैरेक्टर का सेग्रीगेशन कब होता है। तो देखो एनाफेज फर्स्ट, जैसे यहाँ पे जो क्या होता है ना, जब मेटाफेज फर्स्ट आता है ना तो सारे क्रोमोसोम ऐसे ऐसे जाके ना, ऐसे करके इक्वेटर पर अरेंज हो जाते हैं, इधर से आपका सब होता है, क्या बोलते हैं, स्पिंडल फाइबर। तो आधे क्रोमोसोम एनाफेज फर्स्ट में इधर आ जाते हैं, आधे क्रोमोसोम इधर आ जाते हैं, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम हो जाता है टू द अपोजिट पोल को। तो उसे ही हम बोलते हैं मेंडेलियन कैरेक्टर का सेग्रीगेशन, जो कि एनाफेज फर्स्ट है। आपसे पूछे स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर कब होता है मियोसिस में, दैट इज द एनाफेज सेकेंड, स्प्लिटिंग के लिए याद कर लोगे ना। ट्रिटिकल क्या है? ट्रिटिकल देखो एक एलोप्लाइट प्लांट है ऐसा करके, वीट और राई से बनता है, वीट और राई का क्रॉस होता है।
तो वीट देखो क्या है, ये आपका वीट है, ट्रिटिकम, ट्रिटिकम है, ठीक। और ये राई क्या है, राई मान लो ब्रेसिका करके, सरसों वाले से है। तो ये देखो ट्रिटिकम क्या है, ये देखो ट्रिटिकम जो है आपका कौन सी फैमिली है, अलग है, ट्रिटिकम जीनस अलग है, ये जीनस अलग है। तो कौन सा हो गया, ये इंटरजेनेरिक क्रॉस हो गया, इंटर स्पेसिफिक नहीं, इंटरजेनेरिक। तो हम सब चीज बता रहे हैं, आप याद करो। मल्टीपल इफेक्ट ऑफ सिंगल जीन। तो देखो ना, आप जब क्वेश्चन पढ़ते हो ना, तो आपको बहुत लोगों को दिक्कत ये होता है, आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता है कि पूछ क्या रहा है। तो यही चीज मैं बोलता हूँ, रटने के बजाय आपको काम क्या करना चाहिए, समझना चाहिए कि जैसे अब हेटेरोसिस हो गया, पॉलीप्लाइडी हो गया और प्लियोट्रॉपी हो गया, तीन चीज है। अब तीनों का डिफिनीशन ही समझ रहे। जैसे पॉलीप्लाइडी में क्या होता है, जैसे मान लो ये क्रोमोसोम है, इससे क्या हो गया, इसका बहुत सारा बन गया, मल्टीपल कॉपी, दैट इज द पॉलीप्लाइडी, ये ऑटो पॉलीप्लाइडी है। हेटेरोसिस में क्या होता है, जीएच सल ने इसके बारे में बताया था, क्या होता है कि जब हाइब्रिड बनते हैं, तो हाइब्रिड के पास जो पावर होती है, जो ताकत होती है, जो वैरायटी अच्छाई होती है, वो उनके पेरेंट्स से अच्छा होता है, ठीक। हेटेरोसिस। और प्लियोट्रॉपी क्या होता है, प्लियोट्रॉपी ये जो इफेक्ट, जहां पे एक सिंगल जीन जो होता है मल्टीपल फिनोटाइप, मल्टीपल चीजों को कंट्रोल करता है। जैसे कि एक कैपिटल वाई जीन है, ये चूहों के अंदर उसके कोट कलर को भी कंट्रोल करता है। अगर एक कैपिटल वाई रहे तो चूहा पीला कलर का होगा, लेकिन दोनों कैपिटल वाई आ जाए तो चूहा में ये डेथ भी करा सकता है, चूहे को मार सकता है। इसलिए प्लियोट्रॉपी का जो रेशियो, इसमें 2:1 आता है। तो यही सारा चीज है। अब आप बताओ, प्लियोट्रॉपी से रिलेटेड कोई आपको डिजीज पता है क्या, डिजीज पता है आपको, कमेंट सेक्शन में बताओ कि प्लियोट्रॉपी की वजह से कौन सा डिजीज होता है ह्यूमन में। अगला क्वेश्चन है, देखो। अब देखो, ये हमने ना कई बार किया है, आप सोचोगे सर, अच्छा देखो ना, पहली बार सुन रहे हो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, 1987 में, 87 में साइन हुआ था, 1989 से मतलब एक्शन में आया था। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इसीलिए हुआ ना, कि जो हमारा ओजोन लेयर को डिप्लीट करने वाले सबस्टेंस है, उनका यूज हम कम से कम करें, उसका यूज हम कट ऑफ करें, सीएफसी ये सब का। तो टू फेज आउट द यूज ऑफ सीएफसी फाउंड द कॉजिंग डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, तो डी वाला सही हो गया। अब एक और प्रोटोकॉल आप सुनते हो, बहुत फेमस है, क्योटो वाला, क्योटो प्रोटोकॉल। उन चीजों का हम यूज कम से कम करें जो हमारे ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट को बढ़ाने का काम कर रहा है। समझ रहे हो कि नहीं बातों को। तो आपको ना बहुत इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, मैं कह रहा हूँ जैसे देखो ना, अब यही मैं करा रहा हूँ, यहाँ से जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे जितनी चीजें लिखी गई हैं, जितनी चीजें ऑप्शन में है, सीयूईटी दो या कोई भी एग्जाम दो, यहाँ से सीयूईटी ही दे लोगे ना, यहाँ से मैं कह रहा हूँ 10 क्वेश्चन आएगा। अब आप मानोगे ही नहीं 10 क्वेश्चन यहीं से आएगा भैया, मतलब जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन उठ के आए, इसी से रिलेटेड आएगा। समझ गए ना। चलो आगे चलते हैं। अब जैसे देखो, अब मैं कैसे कह रहा हूं कि जैसे कनेक्टिंग लिंक पूछ रहा है ईएमपी पाथवे का और क्रेब्स साइकिल का, तो वो होता है एस्टिल कोएंजाइम में। अब देखो, ईएमपी पाथवे हो गया, तो ईएमपी पाथवे इज ए 10 स्टेप पाथवे वेयर द ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज कन्वर्टेड इनटू द 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। यहाँ पे कितने एटीपी बन रहे हैं, कितने रेट लिमिटिंग स्टेज है, कितने रिवर्सिबल, कितने नॉन रिवर्सिबल, है कि नहीं। इमिडिएट मेयर आप पैरानस पाथवे बोलते हैं। क्रेब साइकिल है, तो क्रेब साइकिल में कहाँ पे जीटीपी बन रहा है, कहाँ पे एफएडीएच2 बन रहा है, कितने ऐसे, कहाँ पे डी कार्बोक्सिलेशन हो रहा है, ठीक है। क्लोरोफिल के सिंथेसिस के लिए कौन सा प्रोडक्ट होता है जो क्रेब साइकिल का यूज किया जाता है, चलो कमेंट सेक्शन में बताओ। तो यही सारा चीज है भाई, और कुछ नहीं आएगा आपसे। एंटीसेंस आरएनए टेक्नोलॉजी क्या होता है पता है। एंटीसेंस आरएनए टेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं, कोई एक पार्टिकुलर जीन को सिलेक्ट करके उसके कंप्लीमेंट्री आरएनए को दे देते हैं, तो उससे जीन एक्सप्रेशन ब्लॉक हो जाता है। मतलब देखो ना, एक यूकैरियोटिक सेल है मान लो ना, इसके अंदर अगर एक सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है, तो ये क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन करता है और प्रोटीन बनाता है। लेकिन अगर इसी के कंप्लीमेंट्री आरएनए को हम बाहर से इंसर्ट करा दें, तो ये अगर डबल स्टैंडर्ड हो गया, तो ऐसा हमारी यूकैरियोटिक सिस्टम में सिस्टम होता है कि डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना तो उसको काट दिया जाता है, यहाँ पे डायसर करके एंजाइम होता है, उसको कट कर देता है। तो कट हो गया, ये तो काम नहीं किया, तो ब्लॉक कर दिया गया जीन एक्सप्रेशन को। चलो बताओ, आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक किसने दिया था, किसने दिया था आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक। चलो अगला क्वेश्चन है कि भैया एक स्ट्रक्चर है जो फ्यूनिकल को कहाँ से एराइज होता है, एराइज होता है फ्यूनिकल से, और ओब्यूल को सराउंड कर लेता है, और ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंज के बाद देखा जाता है। तो ये दोनों होगा नहीं, एरिल होगा इसका राइट आंसर। ये बताओ क्रैंकल कहाँ पे होता है, क्रैंकल जानते हो, क्या कर रहे हो। अरे क्रैंकल वहां पे होता है ना रिसिनस में, जो थोड़ा सा वाटर एब्जॉर्प्शन में काम करता है। एरिल कहाँ पे होता है, एरिल
एडिबल पार्ट है फ्रूट का, खाते हो ना, मुजफ्फरपुर की लीची, है कि नहीं। चलो अगला क्वेश्चन है कि पूछ रहा है कि जैसे देखो नॉर्मल एम्ब्रियोसैक तो आप पढ़े हो, यहाँ पे पूछ रहा है स्यूडो एम्ब्रियोसैक कहाँ पे होता है, तो याद कर लेना पोडोस्टोमेसी में होता है स्यूडो एम्ब्रियोसैक। अगला क्वेश्चन है रेड रस्ट ऑफ कॉफी, कंफ्यूज मत करना, रेड रस्ट ऑफ कॉफी अगर पूछे ऐसा स्पेसिफिक, रेड रस्ट ऑफ मैंगो पूछे तो वो आपका सिफलोरास हो जाएगा, लेकिन रेड रस्ट ऑफ कॉफी जो होता है हेमेलिया से होता है, और रेड रस्ट ऑफ टी होता है सिफलोरास से। चलो बताओ सिफलोरास एल्गी के किस ग्रुप से बिलोंग करता है, साइनोफाइसी से, अरे साइनोफाइसी से नहीं करता है, ये बिलोंग करता है क्लोरोफाइसी से। अस्टिलेगो से क्या होता है पता है आपको, बताओ, पक्सिनिया से ब्लैक रस्ट होता है, ठीक है, इससे क्या होता है स्मट डिजीज होता है ना गेहूं में। अल्बुगो कैंडिडा से व्हाइट रस्ट होता है, इसको हम कभी कभी सिस्टोपस कैंडिडस भी बोलते हैं, समझे। अगला क्वेश्चन चलो देखो, कह रहा है कि आपको इन सारे एल्गी में से एग्जाम्पल को पहचानना है जो कि है कॉलोनियल फॉर्म और जो कि है हेटेरोस्टाइकस फॉर्म। अभी देखो क्वेश्चन रिपीट हुआ ना, ऐसे ही पूछेगा। कॉलोनियल कौन सा होता है, वाल्वाक्स, जिसको कॉलोनी को हम सिनोबियम बोलते हैं, है कि नहीं। सिनोबियम में सेल का नंबर और साइज फिक्स होता है, और जो हेटेरोटाइकस है वो कोलियोचीट है, जो भी चाहे चीज जो भी पढ़ना है वो पढ़ो। और पेंड्रोइना भी, ये भी सिनोबियम होता है, लेकिन पेंड्रोइना जो है ये कॉलोनियल है, हेटेरोटाइकस नहीं है, इसलिए आंसर नहीं होगा। अलवा का कॉमन नेम बताओ तो जरा, अलवा का कॉमन नेम बताओ। जब मैं पूछा करूँ ना, लाइव कमेंट जो चलता है ऐसे देखा मत करो, कमेंट किया करो। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दो भाई, वीडियो को लाइक करोगे ना बहुत लोगों के पास पहुंचेगा, हमारा फायदा होगा। अगला टारगेट हमारा है 6 के, हमारा हो गया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगला टारगेट, अब हम बड़े बड़े टारगेट देखेंगे, बहुत हो गया। अब अगला टारगेट है 10 के, देखते हैं कब तक आप कराते हो। लोगों को बताओ, जूनियर को आपका हेल्प हो रहा है, जूनियर को बताओगे उनका भी हेल्प होगा ना। अगला क्वेश्चन है कि लिविंग मैटर आपको पूछ रहा है कि किसी भी पॉपुलेशन में मतलब गिवन इकोसिस्टम में लिविंग मैटर जो रहता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको स्टैंडिंग क्रॉप, मतलब देखो ना, अलग अलग ट्रॉपिक लेवल है, तो जो लोअर ट्रॉपिक लेवल होता है उस पे जो बायोमास होता है, उसके ऊपर वाले ट्रॉपिक लेवल के लिए वो फूड मटेरियल होता है, जिसको हम स्टैंडिंग क्रॉप बोलते हैं। स्टैंडिंग स्टेट क्या होता है, टोटल अमाउंट ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल इन पार्टिकुलर ट्रॉपिक लेवल। और स्टैंडिंग क्रॉप क्या होता है, टोटल टोटल अमाउंट ऑफ लिविंग मटेरियल, लिविंग बायोमास। और ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पे आपका, यहाँ पे पेड़ पौधे हैं, जंगल है यहाँ पे, तो ये फोटोसिंथेसिस करके टोटल कितना खाना बना रहे हैं फोटोसिंथेसिस करके, दैट इज द ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है कि नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल के लिए कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी बच रहा है, क्योंकि ये कुछ अमाउंट अपना यूज करेंगे, रेस्पायरेशन करेंगे। जैसे आपका नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कैसे निकालते हो, ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पायरेशन, तो आ जाएगा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और फिर देखो, इसको मान लो एक बकरी है यहाँ पे, समझ लो ये बकरी है, पत्ती को खा रही है, तो इसके अंदर भी बायोमास एक्युमुलेट हो रहा है, तो जो कंज्यूमर लेवल पे जो प्रोडक्टिविटी होती है उसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, नॉट ओनली ऑन इन द सीयूईटी बट सीपीईटी में आ सकता है, असिस्टेंट प्रोफेसर में आ सकता है, तो ये कॉन्सेप्ट याद कर लेना। इन चारों जो ऑप्शन है ना, यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है आपके एग्जाम में। अब देखो स्टील है, स्टील ऑफ मार्सिलिया का राइजोम, ये होता है एम्फीफ्लोइक सिफोनो स्टील। एडियंसम में भी एम्फीफ्लोइक सिफोनो स्टील होता है। मेरी स्टील कहाँ पे होता है, जो फर्न का राइजोम होता है। देखो मेरी स्टील इज ए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डिक्टियो स्टील। डिक्टियो स्टील क्या होता है, ये भी होता है जहाँ पे मल्टीपल लीफ गैप पाए जाते हैं ना, तो ये ध्यान रखना। एम्फीजाइलिक तो हमने नहीं सुना। अब देखो आपको क्या क्या, जैसे स्टील पढ़ रहे हो तो डॉलियार्ट और वान टिकहोम ने स्टीलर थ्योरी 1866 में दिया, ठीक, ओके। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपना। आयरिश फेमाइन जो हुआ था 1845 में, वो किसके वजह से होता है। आयरिश फेमाइन का मतलब है कि आयरलैंड में जो हुआ था, अकाल पड़ गया था, भूखमरी पड़ गया था, जिसके वजह से वहां के बहुत लोग मर गए। तो वहां पे एक्चुअली में क्या हुआ था ना, जो आलू की फसल थी, वहां पे फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस का क्या हुआ था, इन्फेक्शन हो गया और सारे आलू खत्म हो गए। तो किसी को खाना नहीं मिला तो मर गए वहां के लोग, बहुत लोग ना। और एक होता है, आपसे पूछता है बंगाल फेमाइन, ठीक है। तो बंगाल फेमाइन के टाइम पे क्या हुआ था पता है, हेलमिंथोस्पोरम ओराइजी जो हुआ था, लीफ स्पॉट ऑफ राइस डिजीज हुआ, जिसकी वजह से वहां के बहुत लोग मर गए, ठीक है। कॉन्डस क्रिस्पस को क्या बोलते हैं पता है, हम इसको आयरिस मॉस बोलते हैं, ये एक रेडलगी है। पेनिसिलियम नोटेटम से एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में वंडर ड्रग की डिस्कवरी की, दैट वाज द पेनिसिलिन।
आगे चलते हैं। द टेंडेंसी ऑफ इकोटोन टू कंटेन ग्रेटर नंबर ऑफ स्पीसीज एंड हायर पॉपुलेशन डेंसिटी। तो क्या होता है, जैसे मान लो जहाँ पे दो कम्युनिटी ओवरलैप करती है, यहाँ पे ये वाला जो एरिया है, इसको हम यहाँ पे जो भी प्लांट ग्रो करते हैं ना, यहाँ पे दोनों कंडीशन मिलता है। मान लो ये पानी है, ये जमीन है, तो यहाँ पे दलदल वाली जगह मिलती है। तो यहाँ पे ज्यादा आपको प्लांट प्लांट की कम्युनिटी देखी जाएगी, और यहाँ पे जो भी प्लांट रहेंगे उसमें हाइड्रोफिटिक और जीरोफिटिक दोनों कैरेक्टर देखने को मिलेगा, तो उसे कहेंगे एज इफेक्ट। निके क्या होता है, निके इज द प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म लिव इंटरेक्ट विद देयर एबायोटिक एंड बायोटिक एनवायरनमेंट। ये निके है। ग्रीनल ने इसके बारे में बताया था। इकोटाइप क्या होता है कि ये इकोटाइप वो होते हैं जहाँ पे जेनेटिकली एडाप्टेड लोकल पॉपुलेशन होती है। कैरिंग कैपेसिटी मतलब एक इकोसिस्टम में, एक जगह में कितने लोग रह सकते हैं, कितने रिसोर्सेस अवेलेबल हैं। कैरिंग कैपेसिटी जो होती है के से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई, मैच द फॉलोइंग। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है आपका, जो कार्ल कोरेंस ने स्टडी किया था। तो पिंक कलर इन 4 o'clock बिल्कुल सही बात है। स्नैपड्रैगन या मीराबिली जलापा, तो इसका 4 मैच हो जाएगा। को डोमिनेंस में क्या होगा, तो जो ए बी ब्लड ग्रुप रहता है वहां पे जैसे दोनों कैरेक्टर्स होते हैं, ए वाला भी बी वाला भी, तो ये कोडोमिनेंस 3 से मैच हो जाएगा। ठीक है, अभी तक दोनों सही है। पॉलीजीन्स, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस जो होता है, जैसे ह्यूमन का स्किन कलर हो गया, ह्यूमन का हाइट हो गया, बालों का कलर, आंखों का रंग, ये सब पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस आता है। और कंप्लीमेंट्री जीन में क्या होता है, पर्पल कलर इमेज ड्यू टू एंथोसायनिन। तो कंप्लीमेंट्री जीन का रेशियो बता सकते हो आप? हाँ, बड़ी ध्यान से सुन रहे हो ना? नहीं सुन रहे हो? कंप्लीमेंट्री जीन का रेशियो बताओ। तो जेनेटिक्स अभी हमसे कह रहे थे, सर हमने जेनेटिक्स पढ़ लिया है। सर हम जेनेटिक्स कहाँ से पढ़े, हमको कोई बुक बता दीजिए, यही सब कंप्लीमेंट्री जीन का रेशियो बताओ तब बताऊंगा। हाँ बिल्कुल सही बात है, 9:7 होता है। तो फोर का दूसरा, फोर का दूसरा मैच हो रहा है ना, तो फोर का दूसरा तो यही है। तो 4-3-1-2 होना चाहिए, ठीक। तीसरा का पहला है ना, हाँ यही होगा। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। व्हाट इज द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट राइबोसोम। तो राइबोसोम इज द स्मॉलेस्ट organelle in the cell which are membraneless, as you all know। तो राइबोसोम कंटेन आरएनए एंड प्रोटीन, डीएनए नहीं होता है ना। राइबोसोम आर एक्टिव इन कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस, नहीं प्रोटीन का सिंथेसिस होता है ना। राइबोसोम आर प्रेजेंट बोथ इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, बस उसका जो होता है क्या बोलते हैं, अरे सेडिमेंटेशन अलग अलग होता है। जैसे प्रोक्रियाटिक में 70 ईयर्स होता है, यूक्रियाटिक में 70 ईयर्स के साथ साथ 80 ईयर्स भी होता है। ये बात बताओ हमको कि यूक्रियाटिक में 70 ईयर्स राइबोसोम कहाँ पे मिलता है। राइबोसोम आर ओनली फाउंड एसोसिएटेड, नहीं फ्री राइबोसोम भी होते हैं। तो तीसरा इसका राइट आंसर होगा भाई। हाइब्रिडोमा टेक्निक, तो इसको डेवलप किया था माइलस्टीन एंड कोहलर ने। यहाँ पे हम क्या हाइब्रिडोमा टेक्निक से हम क्या बनाते हैं पता है, एंटीबॉडी बनाते हैं। एंटीबॉडी बनाते हैं जिसको हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनाते हैं। और इसका यूज करते हैं कि जब जैसे आर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता है ना, जैसे मान लो किसी को किडनी नया लग रहा है, किसी का दिल जो है छलनी छलनी हो गया हो, तो दिल नया लग रहा हो, तो दूसरे का दिल उसके बॉडी के अंदर लगता है ना, तो ग्राफ्ट रिजेक्शन होता है। उसका बॉडी उस दिल को एक्सेप्ट नहीं करता है, कहता नहीं ये हमारा दिल तो नहीं है। तो इस एंटीबॉडी को देने से ये क्या होता है, इम्यूनोसप्रेसेंट की तरह काम करता है। रॉबर्ट कोच ने क्या किया था पता है ये भैया, रॉबर्ट कोच ने, बताओ आप बताओ, हम तो भूल गए। कोच पास्टुलेट के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ किया था। डी हैराले ने बैक्टीरियोफेज की स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। लैंड स्टीनर ने ब्लड ग्रुप के बारे में बताया था। समझ गए? देखो मैं बहुत महान नहीं हूँ, बहुत महान टीचर नहीं हूँ, ठीक है, मैं भी पढ़ता रहता हूँ। तो ऐसे ही पढ़ना चाहिए। जो चारों ऑप्शन है इन सब का नाम आप रिकॉल करो कि आप समझ पा रहे हो कि नहीं। अगर इतना आपको आ रहा है तो देखो आप हो बढ़िया लड़ाई में। रिसेंटली द मेजर रीजन फॉर वर्ल्ड वाइड लॉस ऑफ स्पीसीज। तो लॉस ऑफ स्पीसीज के लिए हमने आपको क्या बताया हुआ है, आप पहले सुने हो ना इविल क्वार्टरेट के बारे में। इविल क्वार्टरेट के बारे में हम कोर्स में भी बताए हैं कि जैसे हैबिटेट डिस्कशन डिस्ट्रक्शन होता है, फिर और क्या होता है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन होता है, एलियन स्पीसीज इन्वेजन होता है, और को एक्सटिंक्शन होता है। तो सबसे जो मेजर काज है आपके स्पीसीज डिस्ट्रक्शन का, स्पीसीज लॉस का, वो हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। हम जंगल में से रास्ता बना दिए, पहाड़ों पे जाके वहां पे होटल खोल रहे हैं, तो भैया जानवर लोग कहाँ जाएंगे। मतलब लोग ना इतने रेस में, मतलब लोगों को लगता है अपने घर पे लोगों को नहीं रहना है। लोगों को लगता है कि भैया हमको क्या करना है,
हमको पहले कमाना है खूब पैसा, और फिर हम जाके किसी बड़े शहर में सेटल हो जाएंगे, वहां पे रहेंगे। देखो भाई, गांव की बात होती है। इफ यू आर नॉट गेटिंग एडजस्ट इन योर विलेज, बाहर जाओगे ना, अभी एक आउटब्रेक का मतलब समझते हो? कोरोना जानते हो? कोरोना का भैया आएगा या उसका बहन आएगी, फिर आप ना गौवा में घरवा आएगा। तो ध्यान रखो इस बात का, जिंदगी को आसानी से जियो, पढ़ाई करो। हाँ बताए आप सब, तो हाँ मैं फालतू ज्ञान दे रहा हूँ, चलो आगे चलते हैं। हेयरी रूट कल्चर फॉर सेकेंडरी मेटाबोलाइट। तो हेयरी रूट डिजीज या हेयरी रूट कल्चर हम करते हैं एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन से जी। ठीक है, एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन से। इससे देखो होता है आपका ट्यूमिफेसियन से क्राउन गॉल डिजीज होता है, ये इससे क्राइजीन निकाला जाता है। ठीक, और इको प्लाज्मिड तो जानते ही हो। अगला क्वेश्चन चलो। तो क्रिप्टोक्रोम जो होता है कौन से लाइट को एब्जॉर्ब करता है? सर्केडियन रिदम इन प्लांट के लिए जरूरी होता है। तो क्रिप्टोक्रोम जो होता है एब्जॉर्ब करता है ब्लू लाइट को। रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है फाइटोक्रोम। फाइटोक्रोम रेड को और फार रेड दोनों को फाइटोक्रोम करता है। अगला क्वेश्चन है कि भाई व्हाट कैरेक्टरिस्टिक डोमेन फाउंड इन ए यूकैरियोटिक प्रोटीन, मतलब ऐसा क्या चीज है जो, मतलब देखो प्रोटीन जो है आपका राइबोसोम सिंथेसाइज करता है, गोल्जी बॉडी में पैक होता है। तो जब वो गोल्जी बॉडी में पैक होता है तो वो अलग अलग सेल ऑर्गेनेल के पास कैसे जाता है, क्लोरोप्लास्ट में कैसे जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में कैसे जाता है, न्यूक्लियस में। तो वहां पे सिग्नल सीक्वेंस पाए जाते हैं, अमीनो एसिड का स्ट्रेच पाया जाता है, ऐसे सीक्वेंस जैसे मान लो लाइसिन आर्जिनिन अगर किसी प्रोटीन पे आगे लगा हुआ है ना ऐसे, तो उसको पता चल जाएगा कि ये जो प्रोटीन है इसको न्यूक्लियस में ले जाना है। अगर सेरीन है वहां पे हिस्टिडीन है, तो भैया पता चल जाएगा गल्जी बॉडी को कि इसको हमें क्लोरोप्लास्ट के अंदर भेजना है। तो ये सारा होता है। जैसे कडेल रहे सीक्वेंस, ऐसे के डी ई एल रहे, जैसे के से लाइसिन होता है ना, डी से ग्लूटामेट, तो ये वाला रहे तो उसको पता चल जाएगा कि इसको भैया पराक्सीसोम के अंदर ले जाना है। देख लेना पराक्सीसोम में ही है ना, सही बता रहा हूँ नहीं? तो वो चीज, लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल कौन है? तो क्लोरोप्लास्ट जो है लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल है। न्यूक्लियस रहता है तो हम न्यूक्लियस को कर देते ना, क्लोरोप्लास्ट है तो क्लोरोप्लास्ट। अब देखो डाई नाइट्रोजनेज रिडक्टेज जो है एंजाइम, मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन में कौन सा एलिमेंट रोल प्ले करता है? तो ये आप एकदम अपने टिप पे रख लो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए आपका मॉलिब्डेनम जो होता है वो रोल प्ले करता है। ठीक है, कैटालेज के लिए आयरन एक्टिवेटर का काम करता है। जिंक के लिए जिंक जैसे ऑक्सीजन बायोसिंथेसिस में काम करता है। मैग्नीज जो होता है वाटर स्प्लिटिंग में काम करता है, मैग्नीज क्लोरीन कैल्शियम ये सब, समझ रहे हो? राइबोज और डीऑक्सी राइबोज, वही आपका क्या होता है, डीऑक्सी राइबोज में जो C2 पोजीशन होता है वहां पे OH एब्सेंट होता है। आरएनए के केस में जो शुगर होता है वहां पे C2 पोजीशन पे OH प्रेजेंट होता है, हमने अभी बताया था। वन ऑफ द काइनेज एंजाइम इन ग्लाइकोलिटिक पाथवे इज रिवर्सिबल। तो भैया ग्लाइकोलिसिस में रिवर्सिबल कौन है? तो आपको यही पता होना चाहिए कि कौन रिवर्सिबल है। तो आपका रिवर्सिबल होना चाहिए ये वाला फास्फोग्लिसरेट काइनेज होना चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि देखो ये यहाँ पे एटीपी बन रहा है और जहाँ पे एटीपी बनता है वो रिवर्सिबल नहीं हो सकता है। तो मैं तो डी मार रहा हूँ, अगर आपको गलत लगे तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना। हेन्ना डाई कहाँ से मिलता है? तो हेन्ना डाई निकाला जाता है लाउसोनिया इनर्मिस से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है, इंडिगो फेरा से भी डाई निकाला जाता है। ऑर्गेनिक कल्चर, एक्जेनिक कल्चर का मतलब क्या होता है? कि ऐसा कल्चर जो फ्री फ्रॉम अदर माइक्रोब, मतलब वहां पे कंटामिनेशन कोई ना हो। कंटामिनेशन का मतलब नहीं समझते हो? अरे यार, जैसे कि वो होता है ना दूषित हो जाना, दूषित का मतलब समझते हो? दूध मिलाए हो, दूध में मक्खी पड़ गई, तो वो है कंटामिनेशन। तो यही चीज है। अगला क्वेश्चन है कि आपको कराना है साउदर्न ब्लॉट, तो आप कौन कौन सा स्टेप फॉलो करोगे? पहला स्टेप क्या होगा? तो साउदर्न ब्लॉट कराना है तो सबसे पहले आप उसको डीएनए को रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से करोगे क्लीव, तो पहले रहेगा तीसरा। क्लीव करा लिया तो फिर क्या कराओगे? उसका कराओगे इलेक्ट्रोफोरेसिस, तीसरा चौथा हो गया। ठीक है, फिर क्या कराओगे उसको? जब जेल पे रन कर गया तो उसको निकाल के ब्लॉट पे रख के ब्लॉटिंग पेपर, मतलब नाइट्रोसेलुलोज पेपर पे ट्रांसफर कराओगे। फिर क्या कराओगे उसके बाद? उसके बाद आपको कराना पड़ेगा भाई हाइब्रिडाइजेशन, फिर ऑडियो ऑटो रेडियोग्राफी। तो ये वाला आंसर होना चाहिए आपका। अगला क्वेश्चन है, देखो यही बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लंबा सा देख के घबरा रहे हो बस। हाँ पता है पीछे का क्विज क्या है। देखो क्या कह रहा है कि देखो ना कि बैक्टीरिया का जो जीनोम है 5 × 10⁻⁶ बेस पेयर कंटेन किया है और वो 41 मिनट में रिप्लिकेशन पूरा कर रहा है। ह्यूमन जीनोम जो है वो 600 गुना बैक्टीरिया के डीएनए से बड़ा है। ठीक है, और रेट ऑफ बैक्टीरिया वुड बी 300 हावर 12 डे टू बी रिप्लिकेटेड। अच्छा एक मिनट,
द जीनोम ऑफ टिपिकल बैक्टीरिया इतना है और ये इतना है 300 एट द ह्यूमन जीनोम फ्यू हावर। देखो सिंपल क्वेश्चन का मतलब क्या है कि भैया देखो बैक्टीरिया का जो डीएनए है वो 300 हावर लगा रहा है, 12 दिन तक चल रहा है बैक्टीरिया का डीएनए। मतलब ये फ्यूचरिस्टिक क्वेश्चन है। ऐसा मतलब मान लो कि बैक्टीरिया अपना डीएनए बहुत ज्यादा टाइम लेके रिप्लिकेट करा, वैसे तो 18 मिनट में हो जाता है, ले रहा है इतना टाइम, लेकिन ह्यूमन का जो होता है कुछ ही घंटों में हो जाता है। ऐसा क्यों होता है कि बैक्टीरिया का डीएनए रिप्लिकेट करने में ज्यादा टाइम लग रहा है, ह्यूमन का डीएनए रिप्लिकेट करने में कम टाइम लग रहा है? तो ऐसा क्या पॉसिबल रीजन हो सकता है? तो भैया आप सुने होंगे कि मोनोरिप्लिकॉनिक और पॉलीरिप्लिकॉनिक, जो बैक्टीरिया का डीएनए होता है वो एक ही जगह से रिप्लिकेट करता है, लेकिन मतलब बैक्टीरिया के डीएनए में एक और साइट होगा, लेकिन ह्यूमन का जो होगा यूकैरियोटिक का डीएनए उसमें बहुत सारे होंगे ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। तो ह्यूमन डीएनए कंटेन मोन ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन देन द प्रोकैरियोटिक। मतलब आपको जैसे ये मान लो आपका घर है, आपको घर से ये जो मेन सड़क यहाँ पे गई है, घर से मेन सड़क तक आपको खड़ंजा जोड़ना है, अकेले आप जोड़ रहे हो खड़ंजा तो काफी टाइम लगेगा 500 मीटर भी फैलाने में। लेकिन यहाँ 5 किलोमीटर पे सड़क बनानी है, तो कुछ लोग यहाँ पे सड़क बना रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पे बना रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पे, तो सारे मिला देंगे तो ये जल्दी से हो जाएगा, आपका लेट लगेगा। समझ रहे हो ना? चलो अगला क्वेश्चन है कि जो जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म होता है तो वो हैप्लॉइड होता है, तो ये फर्टिलाइजेशन से पहले बनता है तो उसको प्री फर्टिलाइजेशन प्रोडक्ट कहेंगे और हैप्लॉइड होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भैया सिंथेटिक थ्योरी जो दिया गया इवोल्यूशन का, सिंपल बात है, सिंथेटिक थ्योरी इवोल्यूशन का जो दिया गया वो किस किस थ्योरी का कॉम्बिनेशन था? तो सिंथेटिक थ्योरी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एंड मेंडल थ्योरी ऑफ हेरिडिटी। मेंडल ने ही आके फैक्टर वेक्टर के बारे में बताया, उन्हीं का जो कॉन्सेप्ट लेके आगे सिंथेटिक थ्योरी दिया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा हार्मोन जो है नेचुरली अक्रिक हार्मोन है? तो 2,4-D सिंथेटिक ऑक्सिन है, ये भी सिंथेटिक सिंथेटिक ऑक्सिन है। बेंजिल एडेनिन या सिंथेटिक साइटोकाइनिन। G18 इज ए नेचुरल साइटोकाइनिन डिस्कवर्ड बाय द लेंथम फ्रॉम द मक्का, मक्का मेज। ठीक, काइनेटीन जो है सिंथेटिक आर्जिनिन है, सिंथेटिक साइटोकाइनिन है। हाँ, कुछ लोग ना जब मैं ऐसे गलत कुछ बोल दूंगा ना ऐसे स्क्रीन शॉट ले लेंगे, नहीं तो वहीं पे टीप के ऑडियो रिकॉर्ड कर, सर आपने गलत बता दिया। कुछ लोगों को मैं कमेंट सेक्शन में नोटिस करता हूँ कि कहीं पे अगर ये क्वेश्चन गलत हो जाता है ना, कलेश करते हैं भाई, सही बताता हूँ। मतलब ऐसे आते हैं घूमते टहलते, देखते हैं बस वो गलतियां पकड़ने का कोशिश करते हैं। उनको ना क्या है, देखो मैं बताता हूँ एक कॉन्सेप्ट। उनको मान लो ये एक पत्ता है, यहाँ पे मैं आपसे पूछूं क्या दिख रहा है, तो आप कहोगे एक रेड बिंदु दिख रहा है। तो ये रेड बिंदु देखने के बजाय आप देखो कि इतना खाली जगह भी, मतलब ब्लैक बोर्ड पे, मतलब एक व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड पे अगर मैंने एक काला बिंदी लगा दिया, आपसे पूछो तो कहोगे सर एक काला बिंदु, तो काला बिंदु ये जो गलती है एक, तो गलती को ना देखते देखो इधर इतना खाली जगह ये भी देखना चाहिए, लेकिन लोगों को तो सर एक काला बिंदी लग गया ये सारा देखते हैं। चलो आगे चलते हैं, लाइफ है वही सब देखते ही है, लेकिन देखना नीचे मैं ये बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है कि नॉट करेक्ट पूछ रहा है, चलो देखते हैं क्या है। मैग्नीज, मैग्नीज फॉर्म द स्ट्रक्चरल कोर। मैग्नीज कहाँ होता है जी? मैग्नीशियम होता है ना, तो यही गलत हो गया, मतलब यही आंसर है। आयरन जो होता है स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है 4 पायरीन का, सही है। बोरान जो होता है ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर, पोलन ट्यूब का ग्रोथ में हेल्प करता है। मॉलिब्डेनम जो होता है रेगुलेट करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन को, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है कौन ऐसा साइंटिस्ट है जिन्होंने नियो एडवेंसोनियन सिस्टम दिया? तो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी को हम नियो एडवेंसोनियन सिस्टम बोलते हैं, और इसको सोकल एंड सिट ने दिया था। इनका था फाइलोजेनेटिक, इनका था नेचुरल, इनके बारे ये इनका भी फाइलोजेनेटिक में भी। ऑक्जीन जो है भैया कह रहा है कि ऑक्जीन एक ऐसा हार्मोन है, वो कैसा भी हार्मोन है, वो किस अमीनो एसिड से सिंथेसाइज होता है? तो ट्रिप्टोफैन से होता है, हमने बहुत बार बताया है। इंस्ट्रूमेंटल मूवमेंट है, तो इंस्ट्रूमेंटल मूवमेंट के लिए कौन सा लाइट बहुत जरूरी होता है? ठीक है, वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो आपको हमने कितने बार बताया, रेड लाइट काहे गए हो, ग्रीन लाइट मत लगाओ, ब्लू लाइट होता है भाई, ब्लू लाइट। और स्टोमेटा को ओपन करने के लिए कौन सा हार्मोन रोल प्ले करता है बताओ? हाँ, एबीए करता है, बस एबीए क्लोज कराता है। साइटोकाइनिन ओपन कराता है ना, साइटोकाइनिन हार्मोन स्टोमेटा को ओपन कराने में काम करता है। कमेंसलिज्म ऐसा एक फिनोमेना है जहां पे आपके पास ज्यादा चीजें सामने वालों को दे दोगे तो आपका कोई घाटा नहीं होगा, सामने वाला का नुकसान हो जाएगा। मतलब ये ऐसा रिलेशन है जहां पे पॉजिटिव और जीरो होता है ना। तो आर्किड प्लांट जो होते हैं एपिफिटिक, यही होता है आपका। अगला क्वेश्चन है हमारा, डीएनए इज नॉट हाइड्रोलाइज बाय द एल्कली।
जबकि आरएनए जो है एल्कली मेथड से हाइड्रोलाइज हो जाता है। रीजन क्या है? क्योंकि वहां पे भैया ओएच रहता है एक अलग से ना, प्रेजेंस ऑफ टू, मतलब सेकेंड कार्बन पे ओएच ग्रुप आरएनए में होता है, डीएनए पे नहीं होता, इसलिए। चलो, इस तरीके से देखो हमने डिस्कशन कर लिया लगभग 50 क्वेश्चन का। ठीक है, काफी टाइम भी हुआ, 35 मिनट। तो देखो, अब कोर्स में आना चाहते हो अगर आप, मोस्टली उनके लिए भाई जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हैं, यूपीएचएससी ये सब, बीपीएससी के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो ये सारा, और सीपीईटी के लिए हमारा अगला बैच, बहुत लोग पूछ रहे हैं कब आएगा कब आएगा। तो अगले बैच के लिए अगर आप अगले साल के लिए सीयूईटी या बॉटनी का एंट्रेंस देना चाहते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, तो आप हमको मैसेज कर लीजिएगा, हम आपको गाइड कर सकते हैं। लेकिन हमारा अगला बैच अभी जैसे फरवरी है, तो मार्च में सीयूईटी हुआ या अप्रैल में भी हुआ, जो भी है। तो अप्रैल मई में भी, जून से शुरू होगा एडमिशन, हम मई से ले लेंगे ना, मई से एडमिशन होगा। तो आप सब रेडी रहेगा, फीस बता दूंगा, इसमें कम नहीं होगा, थोड़ा बढ़ाएंगे ही हम फीस। चलो, अरे वही 100 200 300। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।